मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष। हमारा इंद्रधनुष कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 4 बापू की कुटिया में। इस चैप्टर की मैं रीडिंग लगाऊंगी और इसका उच्चारण आपको सही आना चाहिए, है ना। और इस चैप्टर में से आपको जो वर्ड मीनिंग है, पीछे लिखे हुए शब्द ज्ञान, इनको आपको लर्न करना है, नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब मैं चैप्टर की रीडिंग लगाती हूँ जो आपको ध्यान से पढ़नी है। यह पाठ स्मरणात्मक शैली में रचित है। इसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने गांधी जी की मृत्यु के पश्चात रचा है। बेनीपुरी जी ने बापू की कुटिया में जाकर वहाँ के वातावरण की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। इसमें कुटिया में रखी वस्तुओं की जानकारी से तो मिलती ही है, साथ ही बापू के बहुमुखी व्यक्तित्व के दर्शन भी होते हैं। इस पाठ में लेखक को गांधी भक्ति और प्रकृति प्रेम की झलक मिलती है। इसमें सेवाग्राम से गांव की कुटिया का वर्णन है। से गांव की कुटिया का वर्णन है ना। तो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 4 बापू की कुटिया में। ये है संस्मरण है। संस्मरण जो होता है वो हमेशा याद रहता है, जिसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। और आज की डेट है 24/11/20, ठीक है। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे। बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। तुम्हारा यह बिस्तर खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर खादी से ढककर बनाया गया, यह श्वेत शुभ्र बिस्तर। बापू, लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयहारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा वह बिस्तर, तुम्हारा वह तकिया, तुम्हारी वह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा सा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं, तुम अभी गए हो, अभी आओगे। बिस्तर नहीं बोलता, किंतु शेल्फ पर रखे बापू के तीनों चीनी बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आंख बंद करो, जबान बंद करो, फिर देखोगे बापू यहीं हैं। और सचमुच पा रहा हूँ बापू, तुम कहीं नहीं गए, यहीं हो, इसी बिस्तर पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। मैं इस सारी कुटिया को बापू मैं पा रहा हूँ। देखिए बापू, वह अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने यर्वदा चक्र को घुमा रहे हैं। लगता है अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलम दान से कलम निकालकर कुछ लिखा है। ओ 1.25 हाथ जोड़े और 4 हाथ लंबे बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो। तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण के लिए भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा? जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। यह गौरवशाली बिस्तर, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू इसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तर के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना हुआ टोकरा जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते थे, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है। उसी के बगल में एक बोतल, जिसमें बापू के पीने के लिए ताज़ा पानी रखा जाता। बोतल के बाजू में दीवार से सटा पीतल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते हैं। कलमदान, जिस पर अब भी उनकी कलम रखी है। वह जादू भरी लेखनी, जिसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उज्ज्वलित किया। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर वह यर्वदा चक्र, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की वंशी से गोपियाँ नाचने लगी थी। फिर ये सुप्रसिद्ध चीनी बंदर, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। लगता है ये तीनों बंदर इस सूने वातावरण से घबरा उठे हैं। एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर दिए हैं, दूसरा आंखों को तलहथियों से छिपाकर रो रहा है और तीसरा अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब तुम क्या बोलेंगे? जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। 3 बंदरों को बगल में चिकने पत्थर का खुशनुमा टुकड़ा, जिस पर लिखा है लव इज़ गॉड, प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया, जिसमें 2-3 फुटकर चीज़ें। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ।
बाँस और लकड़ी से बनाई हुई यह कुटिया, जिसके ऊपर खपरेल है, दीवारें बाँस की पट्टियों की है, जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कहीं भी चूना था, किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। बापू तुम चले गए, यह सदमा हमने सारे राष्ट्र ने किसी तरह सह लिया, किंतु अब सोचता हूँ कि बाँस, काठ और चटाई से बनी यह कुटिया 8-10 वर्षों के बाद नहीं रहने पाएगी। लाख चेष्टा करने पर भी समय का कीट इसे चाट जाएगा। ये सोचकर हृदय और भी विचलित हो जाता है। मानव को पूछकर हमें संतोष नहीं होता है, तो हम उसकी पत्थर की मूर्ति बनाकर पूछते और संतोष कर लेते हैं, किंतु इससे संबंध खरपात से कैसी ममता हो जाती है कि हम मान लेते हैं कि इसकी पूर्ति तो हो ही नहीं सकती है। ओ बापू की कुटिया, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि बापू के बाद कम से कम तुम्हें सदा इसी रूप में देखने का सौभाग्य पाता रहूं? तुम नहीं बोल रही, तुम्हारा यह मौन असह्य लग रहा है। काश तुम समझ पाती। ओ बापू की कुटिया। बापू की इस कुटिया के सामने पूरब की ओर एक और कुटिया है, जिसमें बापू के निकटतम अतिथि आकर ठहरते थे। इसी कुटिया के ऊपर उत्तर की तरफ महादेव भाई की कुटिया है। काफ़ी बड़ी है वह कुटिया, इसमें वे सब परिवार रहते थे। इस कुटिया से बापू की कुटिया तक आने के लिए एक पगडंडी है। उसी पगडंडी पर चलकर महादेव भाई आते और प्रायः बापू भी वहाँ जाते। अब इस पगडंडी पर घास उग आई है। दक्षिण की तरफ बा की कुटिया है। पूजनी बा की। बा उम्र में बापू से बड़ी थी या छोटी, इसका निर्णय उन दोनों के सिवा कौन कर सकता था, किंतु जिस तरह छाया कभी कभी मनुष्य से भी बड़ी हो जाती है, उसी तरह नारी आदर्श की दृष्टि से बा का चरित्र बहुत महान था। बापू की कुटिया में एक चित्र है। बापू बाहर से थके आरे आए हैं और कुर्सी पर बैठ गए हैं, और बा पानी लेकर उनके पैर पखार रही है। आज न बापू है, न बा है, न महादेव भाई है। बापू की इस कुटिया के चारों ओर कुटिया की एक पूरी बस्ती ही बस गई है। फूल फल पेड़ पौधों की भरमार है। घड़ी कहती है 2 घंटे बीत चुके। ये 2 घंटे यहाँ कैसे बीत गए? मन कहता है अभी कुछ देर ठहरो। कार्य अवस्था कहती है चलो हटो यहाँ से। बापू की इस कुटिया की धूल सिर पर लगाते ही उसे सलाम दे रहा हूँ। ये संस्मरण लिखा है लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने, जिन्होंने बापू के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में, उनके विचारों के बारे में इस बापू की कुटिया नामक संस्मरण में इन्होंने वर्णन किया है। और इस संस्मरण से बापू के बहुमुखी व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं, और इस पाठ में लेखक की गांधी भक्ति और प्रकृति प्रेम की झलक मिलती है। और इसमें सेवाग्राम से गांव की कुटिया का वर्णन है। यह बहुत ही अपने आप में अनूठा संस्मरण है, जिसको लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसको वर्णित किया है। अब इस चैप्टर के शब्द ज्ञान यानी शब्दार्थ जो है, आपको इसको नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उसका मैं PDF आपको सेंड करूँगी। बुक पार्ट भी सेंड करूँगी। बुक पार्ट में फिल करना है, बुक में फिल करना है, और लिखित क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये वाले, ये मैं आपको इसका PDF सेंड कर रही हूँ, जहाँ आप इसको बुक में फिल कर लीजिए और ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में फिल कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे, अगले टर्न में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।